गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। आज इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो जनरल इंग्लिश के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आते रहते हैं, उसी तरह की कुछ क्वेश्चन सॉल्व किस तरह से किए जाएं। जैसे हमने जो क्लासेस लगाई है उसके अंदर टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और बी, हैड, हैव इनके यूज कर लिए। वर्ब्स हमारा कंप्लीट हो गया, फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट हो गया, क्लॉजेज, सेंटेंस करेक्शन, सारे टॉपिक करने के बाद जब देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आपको इंग्लिश से संबंधित पूछे जाते हैं, जिसमें नॉर्मल लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चन भी हो सकते हैं और ग्रामर, अधिकतर जो क्वेश्चन होंगे वो आपके ग्रामर से ही रिलेटेड आते हैं। तो उसके संबंध में ये यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनको पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फुल डिटेल के अंदर जाकर के हम इनको सॉल्व करते हैं कि किस तरह से किए जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, अगर आप पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है हमारा फाइंड आउट वर्ड विद डिफरेंट साउंड, यानी अलग साउंड आनी चाहिए। ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर नहीं भी आएगा, ये वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये बहुत ही इजी है, क्योंकि अगर साउंड किसी को प्रोनाउंस नहीं भी करनी आती तो भी वो डिफरेंशिएट कर सकता है कि इनके अंदर एक ही वर्ड है, इसके अंदर डिफरेंट वर्ड है। ठीक है, अगर एक वर्ड वाले होते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उसमें प्रोनाउंस करके देखना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, या आपको ये कहा जाए कि आई की साउंड कहाँ पर अलग आती है। जैसे आई की साउंड की अगर बात करते हैं कि यहाँ पर आई की साउंड अलग आए, इसके अंदर तो अपना जनरल क्या करना है, ये यहाँ पे रीड, रीच, रीप और रिच, यहाँ पे यानी स्मॉल ई, रिच, री लंबा नहीं जा रहा है तो ये वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी से संबंधित कई बार एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि इसी में ले लो आप, रीड ले लो, रीच ले लो, रीप ले लो और ये वर्ड दे दिया है, नेक्स्ट वर्ड आपका ये दे दिया। अब अगर साउंड को आप करोगे तो रीड, रीच, रीप, रीयर, रीअर, इसकी साउंड जो है सेम वर्ड है लेकिन साउंड इसकी अलग आ रही है। इसके लिए प्रोनाउंस करने से ही पता चलता है कि ये जो लेटर्स हैं इनकी साउंड यहाँ पे अलग आ रही है। इस तरह से साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं, उनको करने में ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। ट्रस्ट इन गॉड, डू द राइट। देखिए ट्रस्ट इन गॉड, डू द राइट, अब इसमें क्या है, बट, ठीक है, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ट्रस्ट इन गॉड डू द राइट, यानी भगवान में विश्वास कीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए, सही कीजिए, तो बट नहीं आएगा इसमें कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये कोई एक दूसरे के ऑपोजिट काम तो है नहीं, और यानी दोनों में से एक कीजिए, ऐसा भी नहीं करना। तो अपने को क्या करना है, ईश्वर पे भरोसा भी रखना और सही कर्म भी करना, दोनों करने हैं। और जब दोनों को जोड़ना हो तो आपको क्या यूज करना होता है, एंड। तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, एंड, ऑप्शन ए आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन, कि ये जो सेंटेंस दिए हैं आपको ए, बी, सी और डी, इनके अंदर कौन सा जो है वो करेक्ट स्ट्रक्चर है किसका, क्वेश्चन का, कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य आपको बनाना है तो कौन सा वाक्य आपका एकदम सही आएगा। इसको अगर क्वेश्चंस को आप देखोगे और टेंस अगर आपका थोड़ा बहुत क्लियर है तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें लगाया क्या है, डू, और जब टेंस को पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा, डू जहां पे लगता है वहां पे वर्ब की फॉर्म कौन सी, फर्स्ट। फर्स्ट यहां पे कौन सी है, फर्स्ट तो नहीं है ना, फर्स्ट तो गेट होती है। डिड, सेम, डिड जहां पे होगा वहां पर वर्ब की फॉर्म कौन सी लगाते हैं, डिड भी जहां पर होगा वहां वर्ब की फॉर्म लगाएंगे फर्स्ट। यहां पे है क्या, नहीं है डिड यू, यहां पे भी डिड यू। अब इनमें डिफरेंस है थोड़ा सा, यहां पे हैव लगा रखा है, ठीक है, डिड के साथ में हैव
लगा रखा है, जो कि नहीं आएगा, क्योंकि अगर हैव एज ए मेन वर्ब आता है तो वो एक अलग बात है, पर यहाँ पे इसके साथ में मेन वर्ब दूसरा दे रखा है तो ये नहीं आ सकता। इसमें देख लीजिए, डिड यू गोट ए कार, डिड है, वर्ब की फॉर्म कौन सी आनी चाहिए थी, फर्स्ट आनी चाहिए थी, ये फर्स्ट है नहीं। हैव यू गोट ए कार, ये सही हो जाएगा आपका, क्यों, हैव है, फॉर्म भी थर्ड है और स्ट्रक्चर भी ओके है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। यहां पे देखिए, आइदर दोज चिल्ड्रेन और ऑन सन पिक्ड ऑल द फ्लावर्स, यहां पे क्या किया गया है, आइदर और, यानी जो आपके कंजंक्शंस हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। आइदर और का जब यूज करते हैं तो आइदर और का यूज जब आपको करवाया था कंजंक्शन के अंदर, उस दिन मैंने आपको बताया था कि आइदर और नाइदर नोर, इनके अंदर और के बाद वाला जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। ऑन सन, ये आपका क्या है, सिंगुलर वाली है, और फॉर्म कौन सी लगा रखी है, देखिए यहां से अपने को क्या पता चला, सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, और वर्ब की फॉर्म कौन सी है अपनी, थर्ड। अब अपने देखेंगे कि थर्ड फॉर्म जब यूज करनी है तो अगर पैसिव वॉइस हो, यहां पे पैसिव तो है नहीं, आपको कहीं पे बाई तो दिख नहीं रहा है इसके अंदर, अगर पैसिव हो तब तो इज एम आर वाज वर, ठीक है। और अब इसके बाद में जब आप ये देखोगे, यहां थर्ड फॉर्म है और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो या तो हैड आ सकता है या हैज आ सकता है, दोनों में से एक ही आएगा। अगर पास्ट में है तब तो आपका हैड आ जाएगा, और प्रेजेंट में इसने कहा है तो हैज आ जाएगा। यहां पे देखिए, हैड हमारा है नहीं, हैज अपने को मिल रहा है, तो हैज ही आंसर आएगा। आर नहीं आ सकता क्योंकि आर के साथ आईएनजी आना चाहिए। हैव नहीं आएगा क्योंकि ये हैव हमेशा प्लूरल के साथ में आता है। और इज भी नहीं आएगा क्योंकि इज जो है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इज आ जाए, लेकिन इज के साथ में भी आपका क्या होना चाहिए, आईएनजी या कोई एडजेक्टिव हो तो चल सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है, तो आपका आंसर क्या है, हैज। When to the sessions of sweet silent thought, which literary device is used here? यहाँ पे literary device यानी कौन सी लिटरेरी टर्म यहाँ पे यूज की गई है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ लिटरेचर वाला ही समझ सकता है, पर क्वेश्चन आगे आया तो मैंने लिख दिया। इसका आंसर होगा एलिट्रेशन। क्या होगा इसका आंसर, एलिट्रेशन। सिमिली नहीं होगा क्योंकि किसी भी चीज से इसकी तुलना नहीं की गई है, मेटाफर भी नहीं होगा। यहाँ पे जो होना है वो क्या है, एलिट्रेशन ही आएगा, राइट। पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस इज थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस। अब इसने सेंटेंस में ये पूछा है पैसिव वॉइस बताइए किसकी, इस सेंटेंस की, थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस। इसकी पैसिव वॉइस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी देखिए जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर सही बैठ रहा है पैसिव वॉइस के हिसाब से। तो देखिए, माई हाउस वाज ब्रोकन इनटू बाय थीव्स। पहले टेंस की बात करते हैं, कौन सा टेंस आएगा, थीव्स ब्रोक इनटू। ब्रोक क्या है आपकी, सेकंड फॉर्म है, तो ये टेंस कौन सा हो गया आपका, पास्ट सिंपल हो गया, ठीक है। टेंस हो गया पास्ट सिंपल क्योंकि सेकंड फॉर्म है और इसमें कुछ है ही नहीं। जब पास्ट सिंपल हो गया या पास्ट इनडेफिनेट कह लो, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई, यही तो होना चाहिए कि सब्जेक्ट जो है वो, ये जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाता है, सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है, और पास्ट सिंपल में वाज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लगती है। अब देखिए, माई हाउस सिंगुलर है, वाज लगा हुआ है, ब्रोकन इनटू बाई थीव्स। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले को थीव्स, यानी सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट ही रह गया, तो नहीं हो सकता। माई हाउस हैड बीन नहीं लगेगा क्योंकि हैड बीन हमेशा किस में लगता है, पास्ट परफेक्ट वाले में लगता है, अपना पास्ट परफेक्ट नहीं है। माई हाउस हैज़ बीन किस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट वाले में, तो अपना प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं है, पास्ट परफेक्ट भी नहीं है। और यहाँ पे जो थीव्स है आपका सब्जेक्ट रह गया, तो ये भी नहीं होगा। तो माई हाउस
वाज ब्रोकन इनटू बाय थीव्स, ये आएगा क्योंकि यहीं से पता तो अपने को चल गया था कि वाज एक में ही आ रहा है तो यही आना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अपने थोड़ा डिटेल में जाने के लिए सारे एक बार देख लिए। तो ये है आपका ए माई हाउस वाज ब्रोकन इनटू, यानी पास्ट सिंपल में जब होता है तो वाज के साथ में थर्ड फॉर्म और बाई लगती है। अब आएगा एज ग्रीन एज एमराल्ड, ये भी एक लिटरेचर का क्वेश्चन है। एज ग्रीन एज एमराल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एज ग्रीन एज, क्या है? एमराल्ड के जैसा ग्रीन, ठीक है। एज जब लिखा है तो यानी इसके जैसा बताया गया है, समानता बताई गई है, तो क्या आएगा आपका? सिमिली आएगा, राइट। यू मस्ट पुट डाउन एवरीथिंग, पुट डाउन ये फ्रेजल वर्ब है। पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब क्या होता है कि आपके विचार जो भी हैं आपके दिमाग में सारे निकाल के कागज पे रख देना, यानी क्या हो गया? फॉरगेट, लाई डाउन, लीव नहीं होगा, क्या होगा? राइट डाउन, कि अपने विचार जब किसी पेपर पे आप रख देते हैं निकाल करके बाहर, और तो उसको आप क्या कहेंगे? राइट डाउन कहेंगे, कि लिखा गया है। ओके, अब इसके बाद में आपको एक चीज और बताता हूं, इंपॉर्टेंट है जो, ये आपके यू टेक पॉइजन, यू टेक पॉइजन क्या होता है? जहर। टेक क्या होता है? लेना, ठीक है। अब आप क्या कहोगे? शुड नॉट, कि नहीं लेना चाहिए था। अगर कोई ले लेता है उसको ये भी कह सकते हो यू शुड नॉट टेक पॉइजन, ओके। लेने के बाद में कि यार तुझे ये नहीं लेना चाहिए था, ठीक। कांट, ये तो हो गया चैलेंज करना, कि आप उसको ये कह रहे हो कि तू ले ही नहीं सकता। शुड, अब यहां पे अगर ग्रामेटिकली देखो ना तो ये भी आ सकता है यू शुड टेक पॉइजन, आप किसी को कह सकते हो ना तुझे तो यार जहर खा लेना चाहिए। पर एक कॉमन सेंस की जब बात करते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके आ जाता है तो आप उसको क्या कहेंगे? पूर्ण रूप से मना ही करेंगे, पूर्ण रूप से मना करेंगे कि ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है तो आपका क्या आएगा? मस्ट नॉट आएगा, ठीक है। अगर कॉमन सेंस का यूज नहीं करते तो आप फिर इनमें से ये भी लगा सकते हो, मे भी आप किसी को चैलेंज ही कर रहे हो कि खा के दिखा, उसको ये भी कह सकते हैं यू कांट टेक पॉइजन, तू नहीं ले सकता, राइट। उसको ये भी कह सकते हो तुझे तो खा लेना चाहिए, किसी से आप ज़्यादा परेशान हो। और शुड नॉट, नहीं लेना चाहिए, ये आप राय दे सकते हो। लेकिन अगर इन ऑप्शंस को देखें तो सबसे अप्रोप्रिएट यही है कि आप किसको यही कहोगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा काम करना ही नहीं है, तो मस्ट नॉट आएगा। दिस इज द ऑफ द टू प्रपोजल, देखो जैसे टू आता है ना यहाँ पे, आपके माइंड में एक चीज स्ट्राइक करती है, यार दोनों है, दो में से क्या आना चाहिए? बेटर आना चाहिए, राइट। आपके दिमाग में टू देखते ही और स्टूडेंट्स के माइंड में ये स्ट्राइक करता है कि बेटर आना चाहिए था। लेकिन देखो स्टूडेंट्स, इसमें बेटर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आपको बार बार बताया जाता है कि अगर पहले आर्टिकल लगा हो, द आर्टिकल जब यूज होता हो तो द के बाद में सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है। इनके अंदर बेस्टर, बेस्टर तो कुछ है ही नहीं, ये तो बेस्टर का वेस्टर है, ठीक है। और गुड, गुड क्या है? पॉजिटिव है, ये भी नहीं आएगी क्योंकि दा आया है ना, तो दा के बाद में सुपरलेटिव ही आ सकती है। ये कंपेरेटिव है, ये भी नहीं आएगी। सुपरलेटिव अपने पास क्या है? बेस्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा? बेस्ट। आपका आंसर भी जो है वो करेक्ट हो गया। करेक्ट द सेंटेंस नाइदर ही नोर आई वर देयर, ये कह रहा है ये जो सेंटेंस आपको दिया गया है नाइदर ही नोर आई वर देयर, इसको आपने सही करना है, करेक्ट करना है। करेक्ट जहां भी आता है ना उसका मतलब यही होता है कि आपको सही करना है। नाइदर ही नोर आई वर देयर, देखिए नाइदर और नोर कंजंक्शन यूज किए हैं, नाइदर और नोर जैसे आइदर और किए थे। और आपको ये मैंने अभी आइदर और में भी एक्सप्लेन किया था, कंजंक्शन वाली क्लास में भी किया था, यहां भी कर रहा हूं। आइदर और, नाइदर, नोर, ये जो छोटे वाला होता है ना, घर में छोटे का लाड ज्यादा रखा जाता है ना, तो ये जो छोटे वाला होता है ना, इसके बाद वाली जो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। यहाँ पे क्या है? आई, आई के साथ में वर तो आएगा नहीं, आपको ही पता है। आई के साथ में क्या आता है? हैव जो है ना आई के साथ में वो प्लूरल आता है। बाकी अगर कंटिन्यूअस टेंस की बात करो आप, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूअस टेंस की तो आई के साथ में प्रेजेंट में तो एम इसका अलग ही होता है और पास्ट में हम वाज लगाते हैं। प्रेजेंट सिंपल की बात करते हो, ठीक है, सिंपल, तो पास्ट के अंदर तो लोचा ही नहीं है कोई सिंगुलर प्लूरल का।
और जो सिंपल है ना उसके अंदर आई के साथ में एस या ईएस वाली वर्ब लगाई जाती है। तो यहाँ पे वर लगाया हुआ है यानी प्लूरल लगाया हुआ है, आई के साथ में एम या वाज आना चाहिए था पर यहाँ पे नहीं लगा रखा, यहाँ पे वर लगा रखा है। अब देखिए आई के हिसाब से जब यूज करोगे आप तो वाज कहाँ है, सबसे पहले तो ये देखिए नाइदर ही नोर आई इज देयर। मैं एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, देखो आई के साथ इज नहीं आता है, आपको पता है इज एम आर, जो एम है ना वो आई के लिए ही रखा गया है। तो आई के साथ अगर एम होता तो मे बी हो सकता था। नाइदर ही और आई एम देयर, ये वाला जो है ना नाइदर ही और आई एम देयर, ये सही हो सकता है, लेकिन ये तब सही हो सकता है जब ये आपका जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में होता। सेंटेंस तो प्रेजेंट में है नहीं, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका गलत है। ठीक है, नाइदर ही नोर आई वाज देयर, यानी वर का वाज ही तो करना था, ये तो अपने को पहले ही पता चल गया था पर डिटेल में जा रहे थे अपने। ठीक है, नाइदर ही और, अच्छा ये अपना क्वेश्चन ये नहीं मांग रहा क्योंकि इसमें एक तो आपको बता दिया कि अपना आपका टेंस पास्ट में, दूसरा अपने इसके अंदर क्या है नोर है और इसमें और है, इसमें भी और है, तो ये तो आ ही नहीं सकते क्योंकि अपना जो मेन है वो है ही और का। ठीक है, और नाइदर के साथ और आता नहीं है तो ये तो वैसे ही निकल गए, नाइदर के साथ नोर ही आता है। अब दो बचे थे, दो में से ये अपना है नहीं, नाइदर ही नोर आई वाज देयर, ये आपका एक्यूरेट है, वर्ब की जगह वाज हो गया, बाकी सेम है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर होगा सी। ठीक है, रन फास्ट लेस्ट यू मिस द ट्रेन, इसमें आपको बताया था ये जो अपने जब लेस्ट का यूज करते हैं उस समय क्या दिया जाता है, शुड का प्रयोग होता है। तो रन फास्ट लेस्ट, लेस्ट के साथ में किसका प्रयोग होता है, शुड का प्रयोग होता है, तो आपका आंसर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और टू आप किसी को कर्तव्य बोध कराने के लिए करते हैं ना कि बूढ़ों बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स वगैरह। विल को एज ए मॉडल अपने यूज करते हैं, तो विल और शैल का सिस्टम उल्टा होता है ना, दृढ़ निश्चय की बात करते हैं, जब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो जैसे आई के और वी के साथ शैल लगता है तो आई और वी के साथ अपन विल लगा दें, इसका मतलब है डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग है। यू के साथ में शैल लगा दें तो डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग है, वो इसमें आएगा नहीं, डिटर्मिनेशन की बात ही नहीं है। कैन अपने एबिलिटी के लिए करते हैं तो एबिलिटी वाला कुछ सौदा है ही नहीं, तो अपने क्या कर रहे हैं इसमें शुड यूज करते हैं। चूज द मीनिंग ऑफ फ्रेज टू कम अक्रॉस, ये आपकी एक फ्रेजल वर्ब है, अच्छी फ्रेजल वर्ब है, टू कम अक्रॉस। टू कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, कम अक्रॉस का मतलब होता है बाई चांस चलते चलते किसी से क्रॉस करना यानी किसी से मिल जाना। ठीक है, तो टू कम अक्रॉस का मतलब क्या होगा, मिलना, मिलना वाली इसमें क्या है टू मीट विद, ये जो आपका ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा। टू अपीयर आउट यानी कहीं से प्रकट हो जाना नहीं, टू चैलेंज चुनौती देना नहीं, टू पास से ब्रिज पुलिया से गुजर जाना नहीं, इसमें कम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आना क्या चाहिए टू मीट विद। टू एक्सप्रेस नेसेसिटी वी यूज द मॉडल, अगर नेसेसिटी बतानी है आपने, अनिवार्यता आप किसी को बताते हो कि तुझे ऐसा करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, तो कौन सा मॉडल यूज करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, सारे मॉडल आ जाएंगे। मे का आपको बताया किसके लिए, परमिशन। ठीक है, परमिशन और ब्लेसिंग में मे यूज करते हो आप। कैन किसके लिए यूज होता है, एबिलिटी, तो नेसेसिटी तो नहीं है। माइट में आ जाएगा आपका पोलाइट, एक तो पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो और एक पोलाइट रिक्वेस्ट हो। ठीक है, तो अपने किस में यूज करते हैं, माइट। तो नेसेसिटी का क्या यूज होता है, मस्ट। नेसेसिटी के लिए कौन सा यूज होता है, मस्ट का यूज होता है। आप जब किसी को मस्ट कहते हो इसका मतलब है आप उसको लकड़ा रहे हो, मजबूर कर रहे हो कि तेरे को ऐसा करना ही पड़ेगा। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इडियम है, मतलब क्या होता है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब थंडरिंग नहीं होता, ए कंप्लीट सरप्राइज ये होता है, इन्फॉर्म समथिंग सूचना देना भी नहीं होता, नो आइडिया भी नहीं होता। तो आंसर आपका ईडीएम है, तो इसका अर्थ है, इसकी कोई क्या डिटेल होगी, ईडीएम का मतलब यही होता है कि उसका अर्थ लिखना है। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का जो अर्थ है वो आपका हो जाएगा कंप्लीट सरप्राइज। ब्लू ब्लड देख लीजिए, ब्लू ब्लड किसके लिए उपयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और
ब्लू ब्लड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए, जब आप ब्लू ब्लड की बात करते हैं तो ब्लू ब्लड बिलोंगिंग टू लो क्लास नहीं, लो क्लास वालों के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। गिव कंप्लेन इन रिटर्न, ये तो बिल्कुल ही नहीं। मेंबर ऑफ हाई क्लास सोसाइटी, ये आपका सही है। कंप्लेन गिवन वर्बली, ये तो बिल्कुल ही गलत है स्ट्रोंगली। तो मेंबर ऑफ हाई क्लास सोसाइटी, इनको क्या कहा जाता है? ब्लू ब्लड कहा जाता है। उच्च वर्ग के लोगों को ब्लू ब्लड शब्द इस्तेमाल किया जाता है। When the principal entered the class, a student on the board, ये जब हमने टेंस किया था, पास्ट टेंस, और उसके अंदर जब सीक्वेंस ऑफ टेंस की बात कर रहे थे, तब हमने बताया था आपको कि व्हेन एक कॉमन सेंस का से थोड़ा सा यूज किया जाता है इसको। और कब यूज किया जाता है? कि जब एक काम अचानक होता है उस समय दूसरा चल रहा हो। और अपने कौन सा देखते हैं? अपने ये देखते हैं कि कौन से कार्य को इसमें महत्व दिया गया है। इसमें यह कहा गया है प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास, ए स्टूडेंट ऑन द बोर्ड, कि प्रिंसिपल जब क्लास में घुसता है तब एक स्टूडेंट ऑन द बोर्ड। अब प्रिंसिपल देखेगा एक स्टूडेंट को बोर्ड पे, तो कॉमन सेंस की बात है कुछ कर रहा, यानी कंटिन्यूअस टेंस में देखेगा। नहीं तो अगर लिख के बैठ गया हो तो फिर प्रिंसिपल स्टूडेंट को कैसे देखेगा? सिर्फ लिखा हुआ ही देखेगा। तो एंटर्ड द क्लास ए स्टूडेंट, अब ये जो स्टूडेंट है ना, ये कहाँ पे था? बोर्ड पे। बोर्ड पे था, प्रिंसिपल ने देखा और कुछ ना कुछ कर रहा होगा। एक रोट का मतलब क्या हो गया कि पहले लिख दिया था, तो फिर प्रिंसिपल क्या देखे? नहीं आएगा। राइट्स, लिखता है, कैसे आएगा? इज राइटिंग, ये प्रेजेंट में है और ये है आपका पास्ट में, तो ये भी नहीं आएगा। कौन सा आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस कौन सा है आपका? वाज राइटिंग। तो इसका जो है आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। ये थे आपके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जनरल इंग्लिश के। उम्मीद है आपको काफ़ी समझ में आया होगा और ऐसे ही क्वेश्चंस की क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन, जिससे आने वाली क्लासेस की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।